हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशल मिनी मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले जो है 5 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, जिसको आप नहीं देखें जिन लोगों ने, वो आप दो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर किए गए हैं सारे मॉक टेस्ट में, जो कि आपके अपकमिंग जो है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से जो है बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। आपको इंपॉर्टेंट जीके ये सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और माय एग्जाम हब के नाम से पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त लोग आपके बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वह कहाँ पे स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। और कानपुर में किस चीज़ का शोध संस्थान स्थित है? तो कानपुर में जो है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है। चीनी का भी जो है यहाँ पे तकनीकी संस्थान है। कहाँ पे? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी, शुगर जिसको बोलते हैं, चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो कहाँ पे है? कानपुर में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है बीएसएफ जिसको बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1965 में, 1965 ईस्वी में की गई थी। ओके, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था टॉन्सले के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ओके, ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। ओके, तो टॉन्सले इसका आंसर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टॉन्सले किया था। और कब किया था? ये 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में ये किया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? बेसिकली इसको कहना होगा पहला, भारत का पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ, कौन सा है, ये बताना है आपको। तो ये है तारापुर। तारापुर है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसका स्थापना जो है कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? ये कहाँ पे है? तारापुर, महाराष्ट्र में है। और 1969 में जो है इसका स्थापना किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और काकरापारा कहाँ है, आप ये बताना है आपको। तो काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट भी कर सकते हैं। काकरापारा जो है गुजरात में है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर से संबंधित, परमाणु संयंत्र से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, उसका लोकेशन कहाँ है। तो आपको याद कर लेने हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। नरोरा कहाँ है? नरोरा कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है नरोरा। और रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा है राजस्थान में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापाड़ा गुजरात। और एक याद रख सकते हैं, कैगा। कैगा, कैगा जो है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। और कुंदनकुलम, कुंदनकुलम ये कहाँ है? कुंदनकुलम जो है, कुंदनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। कुंदनकुलम और कलपक्कम ये याद रख सकते हैं आप। सारे इंपॉर्टेंट आपको बता दिए गए हैं। कुंदनकुलम और कलपक्कम कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको जो है सारे जो है याद हो जाए। ओके, पहला परमाणु जो है संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। याद कर लेना है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। और कुंदनकुलम और कलपक्कम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, आपको सारे न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र जो है ये आपको याद कर लेने। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है किस भारतीय राज्य की सीमा, ये बताना है आपको। आपको पता होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है
नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर के साथ जो है इधर इधर म्यांमार है, इधर सारा म्यांमार है, ऊपर में जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ओके, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, नागालैंड है। उसके बाद मणिपुर है। उसके बाद मिजोरम है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कि कौन सा जो म्यांमार से सीमा साझा नहीं कर सकता। तो अरुणाचल प्रदेश करता है तो करता है, नागालैंड करता है तो करता है। उसके बाद कौन सा है, मणिपुर है, मिजोरम है। मिजोरम करता है तो करता है साझा म्यांमार के साथ सीमा। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये नहीं करता है म्यांमार के साथ सीमा साझा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्य से कौन से बॉर्डर लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे। तो आपको ध्यान रखना है सब राज्य के जो है कौन से देश से कौन से बॉर्डर, कौन से स्टेट के कौन से बॉर्डर लगते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। ओके, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। एक अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मणिपुर, एक मिजोरम। आपको अरुणाचल प्रदेश याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपको याद कर लेना सबसे पहले, क्या ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद जो है कौन सा है, याद रख सकते हैं, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट जो वो चल रहा है ना। तो ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। तो ये जो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नामामी से जो है म्यांमार से का बॉर्डर लगता है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश आप सेपरेट याद कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर जो है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर जो है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये है काराकोरम में। किस में स्थित है, याद रखना आपको, काराकोरम में स्थित है। और गॉडविन ऑस्टिन जो है ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, ट्रांस हिमालय की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लेकिन ये वर्तमान में जो है पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में। ये पाक जो है ज़बरदस्ती हथिया के रखा है इंडियन का ज़मीन इंडिया का। तो उसके अंतर्गत आता है ये ट्रांस हिमालय, और काराकोरम जो है रेंज उसी में आता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8,611 मीटर है। कितना है, 8,611 मीटर है। इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी का प्रवाह जो है केवल भारत में है। निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि किसका प्रवाह जो है केवल भारत में ही है। ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी। तो ये हो जाएगा आपका ब्यास नदी का जो है ये प्रवाह केवल जो है भारत में है, क्योंकि यह रोहतांग दर्रे के पास जो है ब्यास कुंड से निकलती है और जाके जो है सतलज में मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पे जो है सतलज में जाके ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। ब्यास नदी जो है ये नदी प्रवाह जो है भारत से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और जो है ब्यास नदी और जाके सतलज में मिल जाती है हरिके नाम के जगह पे। तो इसलिए जो है ये भारत में ही रह जाता है। बाकी झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ये सारे जो है भारत से बाहर जाके जो है उसमें मिलता है, सिंधु नदी में जाके जो है पाकिस्तान में मिलता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए पूछा जा रहा है केवल किस नदी का प्रवाह जो केवल भारत में है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन और नंबर ए सही हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा। ओके, याद रख लेना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट है तवा नदी जो है, तवा किस नदी की सहायक नदी है। तवा जो है वह किस नदी की सहायक नदी है, ये बताना है आपको। तो ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तवा। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी जो है बेसिकली ये कहाँ पे बहती है, ये मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सा, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे जो है पॉपुलेशन जो है इस नदी पे निर्भर करते हैं। और ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से जो है ये अमरकंटक जो है पहाड़ी जो है वहाँ से ये निकलता है नर्मदा नदी। कहाँ से, अमरकंटक से जो है ये नर्मदा नदी वहाँ से निकलता है। ओके, तो ध्यान रखना तवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीट करके बता सकते हैं आप। उत्तर पूर्वी मानसून पूछा जा रहा है तो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है जिसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं, इसको उत्तर पूर्वी मानसून को। इसके कारण जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे? कावेरी नदी पर जो है मेट्टूर परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद रखना आपको, तमिलनाडु में स्थित है मेट्टूर परियोजना, कावेरी नदी पे, तमिलनाडु में। ओके। और इस नदी का जो है, इस नदी का लंबाई लगभग कितना है? 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। और ये दो ही राज्य में बहती है, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्य में ये नदी बहती है, कावेरी नदी। इस बात का आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और कावेरी का जो है इम्पोर्टेंट जो है सहायक नदी कौन सा है? आप याद रख सकते हैं, हेमावती। कौन सा? हेमावती और भवानी। ये दो इम्पोर्टेंट जो है इसके सहायक नदियां जो है आप याद रख सकते हैं कावेरी नदी की। उम्मीद करते हैं इतने सारे फैक्ट जो आपको पता चल गए होंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप चाहे तो अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो नोट भी कर सकते हैं। ओके, ताकि जो आपके तैयार रिवीजन करने के टाइम में जो आपको हेल्पफुल साबित करे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। उसका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करना, तो उसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद करना है आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन सा संगठन करता है ये बताना है आपको। तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको बोलते हैं हम लोग CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए, उनमें से बताना कौन सा सत्य है। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है ये सत्य है। याद कर लेने हैं, दोनों जो है इंपॉर्टेंट कथन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो वह कौन से संगठन के द्वारा जारी किया जाता है ये बताना है आपको। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंग्लिश में। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय। इस बात का आपको ध्यान रखना। और स्थापना जो 1944 में वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्ण क्रांति जिसको बोलते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? ये इससे संबंधित जो एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस क्रांति से जो है रिवॉल्यूशन से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पे बेस्ड जो है एक सेपरेट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। लगभग सारे क्रांति जो है सारे रिवॉल्यूशन उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो इस पे बेस्ड जो एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी बताइए कृष्ण क्रांति का जो है ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंधित किससे है? तो ये है पेट्रोलियम से। याद रखना है आपको, ब्लैक समझ के जो है कोयला को टिक नहीं कर देना है। कोयला उत्पादन से नहीं है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं आपको। पीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है? ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। भूरी क्रांति जो है ये किससे है? भूरी क्रांति जो ये रासायनिक उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? भूरी क्रांति जो है ये रासायनिक उर्वरक से उत्पादन है। और श्वेत क्रांति आपको पता होगा, श्वेत क्रांति किससे है? श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति इंपॉर्टेंट है, ये सारे नोट कर सकते हैं। और लाल क्रांति किससे है? टमाटर से। लाल क्रांति जो है ये टमाटर और मांस से संबंधित है। टमाटर और मांस से उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और ब्लू रिवॉल्यूशन जो है, ब्लू रिवॉल्यूशन वो मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे?
मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। इतने सारे फैक्ट जो है आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूकू घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? जूकू घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जूकू घाटी जो है ये नागालैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, डायरेक्ट आपको याद रखना है। जूकू घाटी नागालैंड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, फिर रिपीट करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताटीपाका से तेल परिशोधनशाला जो है किस राज्य में है? ताटीपाका जो है तेल परिशोधन जो ऑयल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में तातीपाका ऑयल रिफाइनरी तेल परिशोधनशाला। और असम में कौन है? असम में है बोगाईगांव। क्या, कौन सा नाम है? बोगाईगांव जो है, बोगाईगांव जो है ये तेल शोधन परिशोधनशाला है। कहाँ पे? असम में है बोगाईगांव। और जो है नुमालीगढ़ भी असम में है, याद रखना आपको, नुमालीगढ़ भी जो है ये असम में है तेल परिशोधनशाला। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। और गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट है जामनगर जो यहाँ पे तेल परिशोधन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, तेल का शोधन होता है, कच्चे तेल का। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है कितनी? 238। 238 जो निर्वाचित पूछ रहा है, क्यों 238 हो जाएगा। और 12 जो है वो पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो वो नहीं पूछा जा रहा, टोटल नहीं पूछा जा रहा है। 12 जो है ये मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 238 आंसर हो जाएगा। और ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तब 250 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा? 250। लेकिन निर्वाचित पूछ रहा है तो 238, और पूरा पूछता तो 250, और 12 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में अभी जो है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? तो 245 सदस्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना, सारे सेपरेट आपको याद रखना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो जीता है, तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा का सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट जो है वो समाप्त हो जाएगा। कितने दिन के भीतर जो है वो विधानसभा का सीट उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोकसभा का सीट जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन के अंदर जो है उसको जो है विधानसभा का सीट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, और लोकसभा का सदस्य जो है वो ग्रहण करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा जो है लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लोकसभा की अधिकतम संख्या 555। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है ये 555 नहीं है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये है 552, याद रखना आपको, 552। बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति लोकसभा को है, केवल अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये तीनों कथन जो है आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। और चौथा कथन जो है ये गलत है, यहाँ पे भी करेक्ट करके याद कर लेना है आपको। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शक्ति में शामिल है? संघ की कार्यपालिका में शामिल है कौन कौन से, ये बताना है आपको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन जो है राष्ट्र संघ की कार्यपालिका में शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी जो है ये संघ की कार्यपालिका में शामिल है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये शामिल नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डैश प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 याद कर लेना आपको, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। और जो ये महाभियोग चलाया जो जाता है राष्ट्रपति पर, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है संसद की? तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, याद रखना आपको, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कब ये महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है? जब राष्ट्रपति जो है यदि संविधान का उल्लंघन करे, दुर्व्यवहार करे, या अक्षमता जो है साबित हो कि ये सक्षम नहीं है इस पद के लिए, तो इस कारण जो है ये चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और ये जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही सदन में बैठता है लेकिन फिर भी संसद की अभिन्न अंग है? फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। संसद के सदन में सदस्य नहीं होता, ना ही सदन में बैठता, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो वो संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद जो है किससे किससे मिलके बनता है? तो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलके जो है संसद का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति जो है ना ही किसी का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं होता, ना ही सदन में बैठता है वो, लेकिन फिर भी संसद का जो अभिन्न अंग है, क्योंकि जो है संसद जो इन तीनों से मिलके बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बना होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। ओके, संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, अनुच्छेद 79 79। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1927 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के जो है गठित प्रथम महासचिव कौन थे? जो स्वराज पार्टी गठित हुआ था उसके महासचिव कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और जो चितरंजन दास जो है इसके क्या थे? CR दास जिसको बोलते हैं, वो अध्यक्ष थे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है कि 1927 में जो स्वराज पार्टी गठित हुआ था उसका अध्यक्ष था चितरंजन दास और महासचिव कौन था? ये था मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलके जो है स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1927 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 1923 होगा। 1923 आपको नोट करना है। 1927 यहाँ मिस हो गया है, प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट हो गया है, तो 1923 आपको ध्यान रखना 1923 में। ओके, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। अध्यक्ष कौन बना था? CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन सबसे पहले कब हुआ था? ये हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। कब? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। तो उस समय जो है कौन था गवर्नर जनरल वायसराय? तो ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है ये गवर्नर जनरल था इस टाइम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा जो है ये इंपॉर्टेंट जो है ये नारा दिया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भगत सिंह को जो है बम विस्फोट के मामले में जो सेंट्रल असेंबली में जो बम विस्फोट किया था उसके मामले में जो है खुले विद्रोह जो है उसके फलस्वरूप जो है अंग्रेज सरकार जो है इसको 23 मार्च 1931 को जो है ये फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, इन तीनों को जो है फांसी की सजा अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 मार्च 1931 को। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लीडर एवं अभ्युदय भी याद रखना आपको। कौन? अभ्युदय। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपको याद रखने हैं। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा चलाया गया था। लीडर और अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और मदन मोहन मालवीय के जो है महामना कहा जाता था। महामना का टाइटल इसको प्राप्त था। ओके, इससे सम्मानजनक उपाधि दिया गया था, महामना का उपाधि दिया गया था मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो ये 1867 ईस्वी में हुआ था। ओके, ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया था? MG रानाडे के द्वारा किया गया था। MG रानाडे के द्वारा जो है किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MG रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेता की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान मसौदा का तैयार किया। तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। याद रखना, वर्ष 1928 में जो भी मसौदा तैयार किया गया था कांग्रेसी नेता के एक समिति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1921 मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना की थी? अभिनव भारत का स्थापना किसके द्वारा किया गया था स्थापित? ये VD सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत समिति का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत बार भी पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में के टेराकोटा मोहरों का कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? टेराकोटा मोहरों पर जो है ये किस चीज़ की कलाकृति नहीं मिलती है, कौन से निशान नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा गाय। गाय का जो है निशान नहीं मिलता। बाकी हाथी, गेंडा, बाघ ये सारे के निशान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा का जो मोहर है उस पर जो है इन सारी कलाकृतियाँ मिलती है, गाय का नहीं मिलता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गाय जो है ये वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है। गाय का जो प्रारंभ हुआ है पालन ये वैदिक काल से हुआ। कब से? वैदिक काल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं है? किस विषय पर समानता नहीं है? तो ये आत्मा को लेकर समानता नहीं है। बाकी जो है कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, इन तीनों पे जो है दो जो है समानता है। ओके, बौद्ध और जैन धर्म में जो है इस विषय पर समानता है, कर्म पे, मोक्ष पे और पुनर्जन्म पे। लेकिन जो है धर्मों पे जो है, आत्मा पे जो है ये अंतर है। आत्मा के विषय पर जो है दोनों में अंतर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म तो आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया था? तो ये किया था तांबा का। किसका किया था? तांबा का। तांबा का प्रयोग जो है औजार बनाने हेतु किया था लगभग 5000 BC ईसा पूर्व। कब किया था? लगभग 5000 ईसा मतलब BC पूर्व जो है किया था तांबा का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किसी धातु का औजार बनाने का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है ये किया गया किसके लिए? सोना के लिए। सोना धातु के लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? हिरण्ययी। याद रखना, दोनों में अंतर करना है आपको। सिंधु नदी के लिए जो है हिरण्ययी और सोना के लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी? जहांगीर के द्वारा जो किसे इंग्लिश खां का उपाधि दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हॉकिंस को दिया गया था। किसको? हॉकिंस को दिया गया था। विलियम हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में जो है आया था। उस टाइम जो है जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। जेम्स प्रथम का जो है राजदूत बन के आया था। कहाँ पे? इंडिया आया था। किसके? जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस, ये इसको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सही है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हूनों को पराजित किया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तीन में से क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन जो है गलत हैं। दोनों कथन जो हैं गलत हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। ओके, शकों को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था और स्कंदगुप्त के द्वारा जो है हून को पराजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्कंदगुप्त के द्वारा हून को पराजित किया गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक को पराजित किया था। उल्टा स्टेटमेंट दे दिया गया, इसलिए जो है दोनों कथन गलत है। आपको याद कर लेने हैं दोनों सही करेक्ट क्या है। स्कंदगुप्त जो है वो हून को पराजित किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो वो शक को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। किससे लिया गया? संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ये किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन जो है अनुच्छेद जो है 108 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 108 में। और ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची भी लिया गया। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? किसके संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया। और संयुक्त बैठक दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता होती है। उसकी क्षमता क्या होती है? तो ये होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी क्षमता जो है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में जो है जिसको मायोपिया कहते हैं और उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक तरह से आपका क्वेश्चन ही है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके जो है क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्त का प्रयोग दृष्टि धारा से प्रतिधारा प्राप्त करने हेतु किया जाता है? दृष्टि धारा से डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर जो है वो डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट करंट को जो है अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देता है। कौन? इन्वर्टर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का जो है कोई मात्रक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का जो है ये कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जो है इसका फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व एवं जल का घनत्व। तो ऊपर और नीचे दोनों घनत्व ही है, तो इसलिए इसका यूनिट जो है कट जाता है, इसलिए कोई इसका मात्रक नहीं होता। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी ग्रह की किसी उपग्रह की कक्षीय चाल, जो कक्ष में उसका चाल होता है, जिस ऑर्बिट में उसका चाल होता है, चलता है, वो किस बात पर निर्भर नहीं करता है? इसके द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी से ऊंचाई पर, गुरुत्व त्वरण पर। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा इसके द्रव्यमान पर। इसके द्रव्यमान पर जो है कक्षीय चाल जो वह डिपेंड नहीं करता है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल जो है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है? ट्रांसफार्मर विद्युत पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, या करंट और वोल्टेज को मापता है। तो ट्रांसफार्मर जो एक तरह का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या करता है ये बताना है आपको। तो ये करता है क्या? वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, इसका काम है ट्रांसफार्मर का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं? कौन है जो कमरे के तापमान पर और मानक दाब पर तरल होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बी और सी दोनों जो है। पारा और ब्रोमीन जो है ये कमरे के तापमान जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा जो एक तरह का धातु है, एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और ब्रोमीन जो है ये अधातु है। ब्रोमीन जो है ये अधातु है, ये भी जो है तरल अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे। इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी और सी सही हो जाएगा। ओके, और पारा का जो है अति क्या होता है, संकेत क्या होता है? Hg होता है। और ब्रोमीन का क्या होता है? Br होता है संकेत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अम्लीय वर्षा के मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जो है दोनों जिम्मेदार हैं। ये दोनों गैस जिम्मेदार हैं अम्लीय वर्षा के लिए वायुमंडल में। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा पॉलीमर का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए? तो ये किया जाता है पॉलीएथिलीन का। किसका? पॉलीएथिलीन का जो है ये प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सामग्री वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खसरा जो है मीजल्स निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस के कारण होता है। मीजल्स जो है एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। और जो वायरस के कारण होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया। क्या हो गया? इबोला हो गया। ये सारे जो है अभी आपके कोविड-19 हो गया, ये भी जो है क्या है? एक तरह का वायरस से ही ये रोग फैलता है। तो इतने सारे जो हैं रोग हैं जो वायरस के द्वारा फैलते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। मानव का पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो ये शुरू हो जाती है मुख गुहा से। जहाँ हम लोग भोजन लेते हैं मुंह में, वहीं से जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मुख गुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है वो अपघटन होना, पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जानवरों के निम्नलिखित समूहों के कौन सा निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? तो यह पक्षी जो है ये अपना तापमान जो अपने शरीर का जो है निरंतर बनाए रखता है। और ये जो है बदलते पर्यावरण के साथ भी जो है उतना फर्क इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने शरीर का टेम्परेचर जो है निरंतर समान बनाए रखता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है। सूची 1 में जो ये एक ग्रंथि दिया गया है, ये एक ग्रंथि है, और ये एक हार्मोन का जो है लिस्ट है। क्या है? हार्मोन। तो ये आपको मिलान करना, कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो कौन हो जाएगा? अग्नाशय का क्या हो जाएगा? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता? तो ये हो जाएगा ग्लूकागोन। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। पिट्यूटरी से क्या निकलता है? तो ये निकलता है थायराइड। थायराइड उत्तेजनक ग्रंथ निकलता है। अधिवृक्क से क्या हो जाएगा? ये कार्टिसोल हो जाएगा। और गुर्दे से हो जाएगा विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का
2 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन से ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। उम्मीद करते हैं आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से लगभग होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है सामान्य रूप से, तो ये होता है 7.4। कितना होता है 7.4 जो है आपको याद रखना है मानव रक्त का पीएच। और 8.4 जो ये समुद्र का पानी का होता है। समुद्र का पानी का जो है ये पीएच मान जो 8.4 होता है, मानव रक्त का 7.4 होता है। 6.4 याद रख सकते हैं आप, किसका होता है, ये दूध का होता है। किसका, दूध का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये थे आज के मिनी मॉक टेस्ट 6 नंबर के बिहार दरोगा के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग दरोगा एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ, कितना स्कोर हुआ इस सेट में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त लोग जो हैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसका जो है तैयारी बेहतर हो सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस तरह के नोटिफिकेशन, ताकि आपको कोई भी वीडियो पहले अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।